गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम आपका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेने जा रहे हैं। अब फर्स्ट लेसन मतलब आपको एक बात बता दूं मैं पहले ही कि आपका जो फर्स्ट 14th लेसन है जिस जहाँ से हिस्ट्री की स्टार्ट होता है हमारा सेवन स्टैंडर्ड का, उसको हमने स्किप किया है। 1000 ईयर ऑफ मिडिवल इंडिया 14 लेसन ये आपका स्किप हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो फर्स्ट लेसन हमारा आता है वो 15th लेसन, जहाँ से एक्चुअली में हम स्टार्ट करेंगे। नाम है रीजनल किंगडम अर्ली मिडिवल पीरियड 8th to 13th सेंचुरी। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, पीछे मतलब 6th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा वहाँ पर। 6th स्टैंडर्ड में जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको 6th स्टैंडर्ड का याद आता होगा, तो हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा याद करो। हमने सबसे पहले पढ़ा था पैलियोथिक नियोलिथिक मैन के बारे में, फिर सिंधु संस्कृति पे हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा, फिर वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा, फिर हमने बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक तक हमने पढ़ा है। उस वक्त का आर्किटेक्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, इसके बारे में हमने जानकारी दी। जो 6th स्टैंडर्ड में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। अब हम जाते हैं मिडिवल पीरियड में, मतलब मध्ययुगीन इतिहास। हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एक एंशिएंट मतलब प्राचीन जो आपने पिछले साल पढ़ा है, एक मिडिवल मध्ययुगीन जो आप इस साल पढ़ने वाले हो, और एक मॉडर्न मतलब नवीन इतिहास जो आप अगले साल 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अब ये जो हमारा रीजनल किंगडम नाम का लेसन है, एक्चुअली में ये लेसन हमारा 6th स्टैंडर्ड में हो चुका है। अगर आपको याद आता होगा तो पालाज, उसके बाद राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, इसका एक लेसन हमको हिस्ट्री में था 6th स्टैंडर्ड में। इसका एक चार्ट भी आपके पास है। अगर आपके पास 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक है तो उसको निकालो, या फिर अगर कॉपी है तो उसको भी निकालो और देखो, उसमें ये लेसन आपका ज़रूर मिलेगा। फिर हमने यहाँ इस लेसन की क्यों शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिछला सब कुछ हमको डबल से रिपीट करना पड़ेगा, वरना हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। पिछले साल इसके बारे में थोड़ी सी कम जानकारी हमको दी गई थी, इस साल वो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनल किंगडम अर्ली मिडिवल पीरियड 8th to 13th सेंचुरी। 8th to 13th सेंचुरी मतलब कितने सेंचुरीज हो गए बीच में? 8, 9, 10, 11, 12, 13। ऑफकोर्स 6 सेंचुरीज तो होती है किसी हाल में, ठीक है। 6 सेंचुरी मतलब 600 साल, 600 ईयर का इतिहास हिस्ट्री हमको एक ही लेसन में पढ़नी है। The early medieval period between 8th and 13th century saw a number of small kingdoms struggling for power. There were frequent wars among the kingdoms of northern India and southern India. These led a frequent rise and fall of the kingdoms. The late medieval period between 13th and 18th century witnessed the coming of Mughals to the India and their struggle with the regional powers. The struggle between the regional kingdom conflicted into the 3 regions: Northern India, Deccan and Southern India. Let us study about this region in detail. अब इनका कहना ये है कि 8 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में हमारे इंडिया में बहुत से किंगडम थे, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे। उनमें हमेशा वॉर होती रहती थी, किसके लिए? ऑफ कोर्स अपना किंगडम बढ़ाने के लिए, ठीक है। हमारे इंडिया के 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक नॉर्दर्न इंडिया, अगर आपको याद होगा ये भी हमने पिछले साल पढ़ा है, और एक सदर्न इंडिया, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया कैसे? बीच में से जो नदी हमारी बहती है उसके कारण नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया हमारे 2 पार्ट हुए हैं, ठीक है। अब नीचे हमको दिया गया है कि 13 to 18 सेंचुरी के बीच में मुगल्स आए, मतलब इसके बाद 8 और 13 सेंचुरी तक हमारे यहाँ ही किंगडम थे छोटे छोटे, उसके बाद 13 सेंचुरी के बाद मुगल्स आए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो इन दोनों छोटे छोटे रीजन्स में, छोटे छोटे किंगडम्स में लड़ाइयाँ होती थी, इसकी वजह से हमारे पूरे इंडिया को हम 3 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। एक है नॉर्दर्न इंडिया,
नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत, डेक्कन मतलब पश्चिम भारत, और सदर्न मतलब दक्षिण भारत। लेट अस स्टडी अबाउट दिस रीजन इन डिटेल। अब हमको नॉर्दर्न इंडिया, डेक्कन और सदर्न इंडिया में कौन से किंगडम्स थे उसके बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया। अपार्ट फ्रॉम हर्षवर्धना, नन ऑफ द किंग्स इन द एंशियंट पीरियड वेयर सक्सेसफुल in utilizing the whole of India under one empire. Harshavardhana was the last king of ancient period who had a large empire in northern India. His capital was Kannauj. After his death, India was plunged into disorder and disunity, whereas kings tried to establish empire about but in vain. अब हम जब मिडिवल इंडिया से पहले एंशियंट इंडिया की अगर बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में हमको हर्षवर्धना यही एक राजा ऐसा मिलता है, यही एक किंग ऐसा मिलता है जिसका बहुत बड़ा एम्पायर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में था। लास्ट, मैंने बोला लास्ट, ठीक है, द लास्ट किंग। देखिए हर्षवर्धना वॉज द लास्ट किंग बोला है इन्होंने। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक भी किया है, लास्ट किंग। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारे यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट ने चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है। हमने क्या कहा, एशियन टाइम का सबसे लास्ट जो किंग था वो था हर्षवर्धना। इसने अपना एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया में मतलब उत्तर भारत में बनाया था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे ही इसकी डेथ हुई तो हमारे उत्तर भारत का जो इसका साम्राज्य था उसके टुकड़े हो गए, डिसयूनिटी की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। और बहुत से छोटे छोटे राजा और किंगडम तैयार हुए। आपको पता है जैसे किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, पिछले साल भी हमने देखा, उसके सरदार अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं और किंगडम बनाते हैं। तो ऐसे बहुत से किंगडम हर्षवर्धना के बाद भी बने और उन्होंने भी कोशिश की किंगडम तैयार करने की, साम्राज्य एम्पायर तैयार करने की, लेकिन एम्पायर उनसे तैयार नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ट्रिपार्टिटी स्ट्रगल ऑफ कनौज। अब ये जो हर्षवर्धना था इसकी कैपिटल थी कनौज। आपको ये जो कनौज नाम है ना, ये हमारे मिडिवल पीरियड में बहुत सुनने को मिलेगा। जो तो राजा वो कनौज के पीछे पड़ा था, जिसको चाहिए उसको कनौज ही चाहिए था। ऐसा क्या था कनौज में, क्या था? ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन, कनौज ऑलवेज रिमेन्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द रीजनल किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसका जो प्राइम लोकेशन है, ये देखिए यहाँ पे, ये कारण है कि हर किंग को, नॉर्दर्न के हर किंग को, उत्तर भारत के हर किंग को कनौज चाहिए था। कनौज वॉज लोकेटेड ऑन द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स एंड टाउन्स लोकेटेड हियर वेयर रिच एंड एन्जॉयड ऑल फैसिलिटीज। अब ये जो कनौज है इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? तो कनौज वॉज लोकेटेड ऑन फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा प्लेन्स में है। यहाँ से गंगा बहती है, जहाँ पे कनौज है वहाँ से गंगा का प्लेन्स चालू होता है। तो गंगा का प्लेन मतलब क्या? हमने देखा है ब्रह्मपुत्र और गंगा का, ये पूरा प्लेन्स का पट्टा है उनका, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड गंगा का प्लेन्स है। तो गंगा के ये प्लेन में कनौज बसा था और इसके आजू बाजू के जितने भी शहर थे कनौज के, और कनौज भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था। क्यों? क्योंकि गंगा की वजह से वहाँ की ज़मीन अच्छी थी, फर्टाइल लैंड थी, गंगा को 12 महीने पानी रहता है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स खेतीबाड़ी अच्छी होगी, खेतीबाड़ी अच्छी होगी तो किसान खुश रहेंगे, किसान खुश रहेंगे तो व्यापार अच्छा होगा, ठीक है। और गंगा का जो प्लेन है वो वहाँ उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन्स होते हैं वो अपने आप में प्लेन होते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होते, तो आने जाने के लिए अच्छे रास्ते थे, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उस वक्त का भी, लेकिन वो बहुत स्मूथली होता था। गंगा की वजह से नाव से भी ये लोग आना जाना कर सकते थे, तो इसकी वजह से कनौज एक प्राइम लोकेशन था। सिंस कनौज वाज सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ गंगा प्लेन, हु एवर कंट्रोल कनौज कुड कंट्रोल होल द रीजन। अब ये जो कनौज है ये हार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, मतलब गंगा प्लेन्स के बराबर बीचों बीच है,
और जो कनौज पर राज करेगा, जिसकी सत्ता कनौज पे होगी, उसकी सत्ता पूरे गंगा प्लेन्स पर होगी, मतलब पूरा फर्टाइल लैंड पूरा उसी का होगा। फ्रॉम द 9th to 13th century, 3 powers, the Palas, the Gurjara Pratiharas and the Rashtrakutas competed with each other to gain control over the Kannauj। अब 9th century से 9 to 13 century से 9 से लेके 13 सेंचुरी तक ये जो 3 राजा हमको दिए गए हैं, ये उनके वंश के नाम हैं, पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। ये जो 3 वंश थे, राजकीय वंश, ये हमेशा लड़ते रहे हैं कनौज के लिए कि कनौज इनके अंडर में आए। हाउएवर दिस 3-way स्ट्रगल वीकेंड ऑल द 3 डेस्टिनी। और एक कनौज की वजह से ये तीनों एक दूसरे से लड़ते रहे। प्रॉब्लम उसमें ये हुआ कि कनौज तो किसी को नहीं मिला, लेकिन ये लड़ते जो रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ हुई है, इसकी वजह से इन तीनों की इकोनॉमिकल हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। ये पूरे जो एक बड़े राष्ट्र थे, उन वीकेंड द 3 डेस्टिनीज। ये जो उनका तरीका था कनौज हासिल करने का, हमेशा लड़ाई करने का, इससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई थी और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के मार्ग पर चले गए थे, वीक हो गए थे। उसमें से पहला है हमारा पालाज। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द 8th century, गोपाला फाउंडेड द पाला डेस्टिनी। गोपाला फाउंडेड द पाला डेस्टिनी, ठीक है। 8th century में गोपाला नाम के एक राजा ने पाला डेस्टिनी की स्टार्ट की। पाला डेस्टिनी मतलब वो राजा बना। गोपाला ऐसा पहला राजा था पालास का जिसने अपनी डेस्टिनी चालू की थी, डेस्टिनी नहीं, डिनिस्टी। ही वॉज द इलेक्टेड किंग एज द किंग बिफोर हिम डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। ही वॉज द इलेक्टेड किंग मतलब उसको चुन के दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके पहले का जो किंग था उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए कोई चाइल्ड नहीं था, इसलिए वो लोगों से चुना हुआ राजा था। हिज एम्पायर इंक्लूडेड द होल ऑफ बंगाल एंड मोस्ट ऑफ बिहार। उसका राज जो था वो पूरा बंगाल और बिहार का पार्ट था। दिस डिनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 400 years, गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट टू बंगाल। इस डिनेस्टी ने, जो ये गोपाला की डिनेस्टी थी पालाज नाम की, उसने 400 साल राज किया है और एक स्टेबल गवर्नमेंट, 400 साल का राज मतलब बहुत बड़ा हो गया, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया है बंगाल को। द पाला किंग वेयर ईगर टू अटैच कनौज टू देयर किंगडम। ये बंगाल पर राज करते थे, लेकिन इनकी मनीषा क्या थी, इनकी इच्छा क्या थी कि कनौज बंगाल को जोड़ा जाए। द पाला डिनेस्टी वॉज मेड मोर पावरफुल बाय द गोपाला सन धर्मपाला। He even managed to rule over Kannauj for a brief period. He was wise and able ruler who had a strong army in reserve and also maintained friendly relation with the neighboring kingdom. अब गोपाला के बाद धर्मपाला, जो उसका बेटा था, वो राजा बना है पाला डिनेस्टी का। उसने कनौज पर राज किया है बहुत दिनों तक, ठीक है। ब्रीफ पीरियड मतलब बहुत समय तक उसने कनौज पर राज किया। ये धर्मपाला जो था वो अच्छा किंग था, उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उसके साथ उसने सभी अपने नेबरिंग जो उनके राजा थे उससे एक फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन किया था। ही ऑल्सो encouraged his traders to include the inland and overseas trade. His son देवपाला carried on the legacy of good administration. ये जो धर्मपाला है, इसने सिर्फ राजकारभार अच्छा चलाया ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग आर्मी रखी ऐसा नहीं है, तो इसने जो व्यापार था उसको भी बढ़ाया दिया। और उसका जो बेटा था देवपाला, उसने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है, गुड लेगेसी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन